एमसीक्यूज के। अच्छा, मैंने बुक्स आपको सेंड की हुई, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो पर्टिकुलरली तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये इससे फोर्सेस से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, इसमें डेंसिटी अपथ्रस्ट के भी मिक्स है और फोर्सेस डेंसिटी एंड प्रेशर के क्वेश्चन है। कुछ मैंने कल आपको बताए थे एक दो, और बाकी कुछ आज भी करवाता हूँ क्वेश्चन। थोड़े से मुश्किल वाले कुछ दो तीन निकाल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों की तरफ से, ये वाला जो क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप एंड हिट्स अ बॉल। तो ये काफी दफा पूछा जाता है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप एंड हिट्स अ बॉल, when the jet of the water hits the wall it has horizontal velocity v and cross sectional area a. The density of the water is rho. Water does not rebound from the wall. What is the force exerted on the wall by the water? तो फोर्स हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब देखें इसके अंदर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द पाइप एंड हिट्स अ वॉल। तो यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, और साथ के साथ देखा जाए तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी प्रोवाइडेड है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी साथ में हमें दिया हुआ है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है इसका, ये भी गिवन है हमें इसमें, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। और पूछ क्या रहा है? फोर्स पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। अच्छा, अब नीचे इन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए वो फोर्स, तो हमें या तो हमें एक फॉर्मूला फोर्स का ये याद है कि एफ इजिकल टू एम ए होता है, या फिर एक चीज हमें याद है कि एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन टी होता है। मतलब ये दो चीजें हमारे जहन में है फोर्सेस से रिलेटेड। तो अब देखें, ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला क्वेश्चन है। तो अब मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है वो ये जाके हिट कर रहा है। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिया, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि चेंज इन मास जो है ना, मास मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के बराबर। मुझे मास के बारे में पता है कि मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर है। अच्छा, ये रिबाउंड हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी, मतलब देखा जाए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये रिबाउंड नहीं हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी v है। और ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी ओ। वी ओ का मतलब होता है वॉल्यूम, वी ओ का मतलब होता है वॉल्यूम। मतलब क्या कि वो जो पुराना हमारा वी है वेलोसिटी का, उससे कंफ्यूज ना हो, तो मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वी ओ मतलब वॉल्यूम, और फाइनल वेलोसिटी को 0 रख दिया, तो 0 माइनस यू अपॉन टी हो गया। देखिए, मैंने फोर्स का फॉर्मूला लगाया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, बड़ा फेमस है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन सेकंड लॉ से, और मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 रखी क्योंकि रिबाउंड हो ही नहीं रहा, मतलब जाके टकरा रहा है एक स्पीड से, और रिबाउंड स्पीड इसकी है ही नहीं, तो वो 0 ले ली मैंने। अच्छा, अब मेरे पास क्या बचेगा? एफ इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम जो है ना बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, और वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ के। मतलब वॉल्यूम को हम 2 डायमेंशन क्वांटिटी एरिया और लेंथ में ब्रेक कर सकते हैं, तो मैंने इसको एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ में ब्रेक कर दिया, और यहां बचेगा खाली माइनस यू, और ये हो जाएगा अपॉन टी।
अच्छा, अब ये जो माइनस यू है ना, तो इससे ज्यादा क्या होगा कि फोर्स नेगेटिव में आएगी, मगर हमारे लिए तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको नेगेटिव साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं आखिर के अंदर, वो बाद में देख लेंगे। हमारे पास हो जाएगा रो ए एल और यू। तो इनिशियल स्पीड इसकी इन्होंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी v, तो फाइनल स्पीड को मैंने, इसको मैं वी एफ कर सकता था, यहाँ पे मैंने इसको v कर दिया, क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल स्पीड मुझे v कही हुई है, तो यहाँ पे v रख दिया, और ये हो जाएगा अपॉन टी। अच्छा, अब ये जो L अपॉन टी है ना, ये खुद वेलोसिटी हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा नेगेटिव रो ए एल अपॉन टी की जगह v आ जाएगा, और v पहले से भी मौजूद था, तो v और v मिलके ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। नेगेटिव साइन है तो उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, मैं एक चीज इसमें समझाऊं आपको, हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, वो चेंज इन मोमेंटम है, तो मैंने लिखा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी। असल में फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ जीरो रखा, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे v रख दिया, और इसको अपॉन टी कर दिया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस एम वी अपॉन टी। मास को फिर मैंने रिप्लेस किया डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू वी अपॉन टी से, और फिर हाइट अपॉन टाइम की जगह मैंने एक और वेलोसिटी लिख दी, तो ये रो ए वी स्क्वायर हो गया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफी दफा पूछा जाता है, तो ये हमारे पास डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा बेटा, अगर आप लोग कुछ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स तो शेयर कर देता हूँ, मगर आप लोग अपनी वर्किंग भी साथ साथ थोड़ी किया करें, ताकि आप लोगों के भी दिमाग में बैठे, ये साथ साथ थोड़ा सॉल्व जरूर किया करें। तो देखे बेटा, क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, ये विच डायग्राम बेस्ट शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉल फॉलिंग एट अ कांस्टेंट टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ लिक्विड। सो लिक्विड के साथ जो मूव कर रहा है। अच्छा, अब देखें, एक बात याद रखिएगा, फ्लूइड्स में जो चीजें मूव करती है ना, चाहे वो लिक्विड हो या एयर हो, तो अब जैसे ये लिक्विड में मूव कर रहा है ना नीचे की तरफ, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, अब देखें, जब ये मूव कर रहा है तो इस पे एक फोर्स तो इसकी नीचे होगी, वो होगी वेट। एक फोर्स इस पे ऊपर लग रही होगी, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मैंने अभी सिखाया आपको रिसेंटली, ये रो जी वी के बराबर होता है, या यू बराबर होता है फोर्स एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस फोर्स एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर किया हुआ है आपके साथ अपथ्रस्ट में। तो अच्छा, अब साथ के साथ होगा क्या कि इसमें ड्रैग भी एक्ट करेगा, ड्रैग फोर्स भी एक्ट करेगी, तो ड्रैग फोर्स भी इसमें लगा देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास ड्रैग। अच्छा, अब यहाँ पे इसने मुझे कहा है कि विच डायग्राम बेस्ट शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल फॉलिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या हो सकता है इसका, देखें, अगर हम एक एक करके ऑप्शंस को देखें, तो सारे ही ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर से लग रहे हैं हमें, सारे एक जैसे लग रहे हैं इसमें, मगर इसमें अगर थोड़ा सा एरो की लेंथ पे गौर करें और इन चीजों पे गौर करें, तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे इसको। देखें ना, ये एक जो पहला ये वाला ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि वेट डाउनवर्ड है और अप थ्रस्ट अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर अप थ्रस्ट भी है, विस्कस ड्रैग भी है, और वेट भी एक्ट कर रहा है, तीनों चीजें एक साथ दी हुई हैं इसके अंदर। चलिए, एक्सरसाइज है हमारे पास,
हाँ जी, ये तीनों चीजें इसमें साथ दी हुई है। कौन सा था क्वेश्चन? ये वाला था। तो इसमें देखें, अगर अब थ्रस्ट खाली कह रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग भी एक्ट करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता ना, तो उस पर ड्रैग एक्ट नहीं करता, तो सी तो हो नहीं सकता इसका आंसर। अच्छा, फिर ये बी में कह रहा है कि सिर्फ विस्कस ड्रैग है, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अच्छा, ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि अपथ्रस्ट भी है और विस्कस ड्रैग भी है, मगर दोनों के एरो देखें, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अपवर्ड फोर्स तो फिर ज्यादा हो जाएगी ना। मतलब देखें, अगर ये मिसाल के तौर पे 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है और वेट भी 5 न्यूटन है, तो ऊपर की तरफ फोर्स तो ज्यादा हो गई। दोनों एरोज इसने इतने बड़े बड़े शो किए हुए, तो इसका मतलब है कि फिर ए भी नहीं हो सकता। तो अब ले दे के बचेगा क्या? हमारे पास डी बचेगा, जिसमें अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग दोनों चीजें ऐड कर रही हैं, तो ये डी हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, शायद मैंने बताया भी होगा, कि लिक्विड के अंदर अपथ्रस्ट ज्यादा होता है और विस्कस ड्रैग कम होता है। मगर देखें, ये एक जर्नल प्रॉपर्टी है, जर्नल सी बात की है, मगर बाज दफा विस्कस ड्रैग भी अच्छा खासा होता है हमारे पास, किसमें? लिक्विड्स के अंदर, सच है थिन लिक्विड्स। अगर कोई लिक्विड्स आपके थिन है, तो उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास हनी है, मतलब ये शहद है कोई, अगर आप इसमें कोई चीज फॉल करेंगे और वो मूव करेगी नीचे, तो डेड स्लो मूव करेगी, वेरी स्लो। तो इस पे जो ड्रैग होगा ना, वो बहुत थोड़ा सा ऐड करेगा, और अपथ्रस्ट जो है वो ज्यादा ऐड करेगा। मगर कोई थिन लिक्विड है, सच एस पेट्रोल, पेट्रोल इज वेरी थिन लिक्विड, तो इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो नीचे फास्ट मूव करेगा, तेजी से। तो जब तेज मूव करेगा तो ड्रैग ज्यादा होगा इसके अंदर, और इसके अंदर अपथ्रस्ट भी उसी के लेवल का होगा। तो ऐसा मुमकिन है कि अपथ्रस्ट फोर्स भी ज्यादा हो, ऐसा मुमकिन है हमारे पास, कि लिक्विड के अंदर, सॉरी, लिक्विड के अंदर अपथ्रस्ट तो ज्यादा ही होता है, ऐसा भी मुमकिन है कि विस्कस ड्रैग ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो विस्कस ड्रैग? क्योंकि मे बी पॉसिबल कि ये किसी थिन लिक्विड में मूव कर रहा है एट द फास्टर वेलोसिटी, क्योंकि विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मे बी पॉसिबल कि इसकी स्पीड ज्यादा हो, या इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज्यादा हो, तो उसमें ड्रैग ज्यादा ऐड कर रहा है। तो वेल, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सी, बी और सी तो हो ही नहीं सकते। ए ऑप्शन इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दोनों फोर्सेस ने बड़ी शो की हुई है, तो इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी, जबकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल कर रहा है। तो इसका आंसर डी होगा। अच्छा जी, इससे मिलता जुलता एक सवाल है। एन एयर बबल इज राइजिंग थ्रू अ लिक्विड एट कांस्टेंट स्पीड, द फोर्सेस आर अपथ्रस्ट, विस्कस ड्रैग डी, एंड द वेट। तो ये फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो विच डायग्राम shows the relative sizes of the forces? तो राइजेस अप है ना, एयर बबल आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है, वो अपोजिशन में ऐड करती है। किसकी अपोजिशन में? मोशन की अपोजिशन में। तो जब ये ऊपर मूव कर रहा है, राइजिंग है, राइजिंग का मतलब अपवर्ड मोशन है, तो बबल जो है ना, वाटर बबल, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें ड्रैग जो है वो नीचे ऐड करेगा इसका। अच्छा, अपथ्रस्ट तो इज ऑलवेज अपवर्ड, तो अपथ्रस्ट तो ऊपर ही होगा। अच्छा, अब इसने बात की है एयर बबल की, तो बेटा आपको पता है कि एयर बबल का मास ना नेग्लिजिबल होता है, तो उसका वेट भी नेग्लिजिबल सा होगा। अच्छा, अब मैं एक एक करके अगर गलत ऑप्शंस को देखूं, तो डी गलत है। वाई डी इज रॉन्ग? बिकॉज ड्रैग कैन नॉट एक्ट अपवर्ड, सिंस द मोशन इज अपवर्ड, सिंस द मोशन इज अपवर्ड, तो ड्रैग फोर्स हैज टू बी डाउनवर्ड। तो डी आपका गलत हो गया। अच्छा, अब ये वाला कुछ सही लग रहा है, सी ऑप्शन, मगर इसमें क्या है कि वेट ड्रैग से भी ज्यादा है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे पास बबल है ना, एयर बबल, उसका मास नेग्लिजिबल है, तो उसका वेट बहुत थोड़ा सा होगा। तो वेट थोड़ा सा होगा, तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो अब ए और बी में से भी अगर हम देखें,
तो अपथ्रस्ट के एरो की जो लेंथ है और ये जो ड्रैग और इनको दोनों को अगर मिला भी देना तो ये बहुत छोटी लेंथ बन रही है, तो फोर्सेस बराबर नहीं लग रही। अच्छा, बाज दफा जब हमारे पास ये पेपर पे होता है ना डायग्राम, तो हम इसको बहुत स्केल रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर आ रही है, और इन दोनों की मिला के भी यानी इसकी जो है वो 0.1 सेंटीमीटर आ रही है, और इसकी जो ड्रैग फोर्स है इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर आ रही है, तो मिला के भी अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर नहीं बन रहा। तो सही आंसर होगा इसका ए, जिसमें अपथ्रस्ट के एरो की जो लेंथ है और जो ड्रैग के एरो की लेंथ है उसमें जरा सा फर्क है, और बाकी जो फर्क है ड्रैग के साथ उसको कंपनसेट कर देगा वेट। तो इस केस में अपथ्रस्ट बराबर होगा वेट प्लस ड्रैग के। तो ए इसका सही ऑप्शन होगा। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत दफा पूछा गया है पेपर्स के अंदर। और इसमें ये कह रहे हैं कि टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग, which diagram best represent the variation with acceleration, assume that the effect of air resistance is not negligible। यानी एयर में फॉल कर रहा है। तो भाई जब कोई चीज एयर में फॉल करती है तो हमें ये पता है कि उसकी वेलोसिटी पहले जीरो होती है। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो बेटा अपथ्रस्ट भी, सॉरी अपथ्रस्ट कह रहा हूँ, ड्रैग फोर्स भी जीरो होगी, और इस पे स्टिल इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। तो सपोज वेट जो है वो 10 न्यूटन है जो ऑलरेडी एक्ट कर रहा है। अच्छा, जैसे ही आप बॉल को रिलीज करेंगे तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, जब बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी, सपोज जीरो से ही हो गई 5, तो भाई अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर साथ के साथ एक नई फोर्स स्टेब्लिश होने लगेगी, और वो फोर्स होगी एयर रेजिस्टेंस की। तो सपोज एयर रेजिस्टेंस की फोर्स एक साथ तो नहीं बढ़ जाती है, अभी 7 न्यूटन है, तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ रही है डाउनवर्ड, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट 3 न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स अभी भी बॉडी के ऊपर है। अच्छा, अपथ्रस्ट भी होगा थोड़ा सा, वो अपथ्रस्ट भी हम अभी फिलहाल नेग्लिजिबल कह देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, वेलोसिटी इसकी और बढ़ेगी। सपोज इसकी वेलोसिटी बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो अब क्या होगा इस सूरत में कि ड्रैग फोर्स भी बढ़ के 10 न्यूटन हो गई और वेट भी 10 न्यूटन था। तो ड्रैग फोर्स और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रही है। तो अब होगा क्या कि बॉडी अब नेक्स्ट अपने टाइम में जहां तक भी ट्रेवल करेगी वहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर अब मैं इसके ऊपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो वेलोसिटी पहले बढ़ी है और फिर जाके कांस्टेंट हो गई, यानी यहाँ पे वेट ज्यादा है और ड्रैग फोर्स कम है। यहाँ पे वेट और ड्रैग फोर्स बराबर है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। अच्छा, अब इसका अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेलरेशन होता क्या है कि शुरू में जो है ना एक्सेलरेशन आपके पास होती है बॉडी में, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो 9.81 होगी शुरू में, और फिर उसके बाद जीरो पे पहुंच जाती है। तो हम लोगों ने बनाना कैसे इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये यहाँ से स्टार्ट होगा किसी वैल्यू से और उसके बाद कम होते 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 ये जीरो पे चला जाएगा। स्टार्ट होता है 9.81 से। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा इसका। तो ए सही हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग देखें जरा, ये वाली बात समझ आई? देखें बेटा, जरा बताइएगा मुझे अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस पे।
अच्छा जी, देखिए बेटा, जब हमने किसी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट को एयर में रिलीज किया है ना शांत है, तो हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया है, तो इस वक्त इस पर ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करेगी। फिर जैसे ही मैंने इसको रिलीज कर दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, साथ के साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ गई। सपोज ड्रैग फोर्स हो गई 7 न्यूटन, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स अभी आ रही है 3 न्यूटन। अच्छा, जब तक बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स होती है वो एक्सेलरेट करता रहता है। अच्छा, फिर उस पर रिजल्टेंट फोर्स हो गई 0, जब वेट और ड्रैग बराबर हो गए, तो उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये हमारा पैराशूट इसका ग्राफ, ओ सॉरी, ये हमारा फ्री फॉल बॉडी का ग्राफ बना के वेलोसिटी पहले बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो इस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते थे, और में भी कहते थे और यहाँ पे भी। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या हाल है? एक्सेलरेशन आपकी पहले होती है और फिर डिक्लाइन करती है और 0 पे चली जाती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर अर्थ का एक्सपेरिमेंट हो 9.81, और फिर ऐसा 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 कम होते हुए 0 पे चली जाती है एक टाइम पे। तो इसका आंसर ए होगा। देखिए शांत, क्लियर हुआ आपको? देखें। हम्म। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है, काफी दफा बच्चों की तरफ से पूछा जाता है। द डायग्राम shows a man standing on a platform that is attached to the flexible pipe, and water is pumped through the pipe so that the man and the platform remains at a constant height. तो वाटर इन हो रहा है इसमें और वाटर यहाँ से आउट हो रहा है। The resultant force on the platform is 0. The combined mass of the man and the platform is 86 kg, 96 kg. The mass of the water discharged downward each second is going to be this much. What is the speed of the water leaving the platform? देखिए बेटा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप एक दफा रीड करें, इसकी वर्डिंग को पहले पकड़ने की कोशिश करें, फिर सॉल्व करवाता हूँ। पहले इसकी वर्डिंग को पढ़ने की कोशिश करें जरा, एक दफा आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें। क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को। देखें, अगर आप बहुत गौर से इस सवाल को देखें, तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो नीचे फोर्स लगा रहा है ना ये बंदा, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है और वेट ऑफ मैन जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, वेट ऑफ मैन जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर 0 है। किस पे 0 है बेटा रिजल्टेंट फोर्स? प्लेटफॉर्म पे ना, ये प्लेटफॉर्म जो है इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रही होगी, फोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, फोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म और वेट ऑफ मैन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये आपका मूव नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी जगह पे मूव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये इसने क्वेश्चन ने बल्कि कहा है कि स्टैंडिंग ऑन द दैट वाटर इज पम्प थ्रू द प्लेटफॉर्म रिमेन्स एट द कांस्टेंट हाइट। मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म किसके बराबर है? फोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर है बेटा किसके? वेट ऑफ द मैन के। तो इंसान का जो वेट है इस बंदे का वो 96 टाइम्स 9.81 है। आई रिपीट अगेन, सिंस दिस प्लेटफॉर्म का मतलब जिसपे खड़ा हुआ है ये रेस्ट पर है,
तो वेट ऑफ द मैन और अपवर्ड फोर्स बराबर होगी जब भी। अच्छा, अब ये प्लेटफॉर्म पे फोर्स कहाँ से आ रही है? क्योंकि इस फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर जो है ना पानी फ्लो हो रहा है। तो जब इसमें पानी फ्लो हो रहा है ना, तो पानी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से आपके पास फोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म जनरेट हो रही है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि फोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म इट इज जनरेटेड, इट इज प्रोड्यूस्ड, बल्कि ऐसे लिख देते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू rate of change of momentum of rate of change of momentum of water flowing in pipe। पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है ना, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से ये सारा चीज हो रही है हमारे पास। द वाटर दैट इज स्टार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड विद द प्लेटफॉर्म इज 40 kg, यानी कि 40 किलो पानी एक सेकंड में इस पाइप में से पास हो जाता है। सही है बेटा। तो वाटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें देखना है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल टू एम वी, या m इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपवर्ड फोर्स की जगह मैंने रखा 96 मल्टीप्लाई बाय 9.81, क्योंकि फोर्स जो वाटर के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से वो वेट ऑफ मैन के बराबर है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे रखा मास, तो है ही नहीं। अच्छा, मास कहाँ से रखूंगा, मास है ही नहीं। अच्छा, इनिशियली जब पानी the combined mass over the water discharged vertically downward from the this, what is the speed of leaving the platform? तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे एंटर हो रहा है पानी, तो वाटर को इसने पंप किया होगा ना, यहाँ से तो पंप किया होगा, तो उससे पहले वो स्टेशनरी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u ले ली हमने। तो हमने क्या लिखा, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास एक वेलोसिटी जब जीरो होती है ना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन वेलोसिटी का आंसर, क्योंकि फाइनल जीरो है, सॉरी फाइनल हमारे पास है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो चेंज इन वेलोसिटी v के बराबर है, जो कि हमें निकालनी है। तो इसकी जगह हमने v रख दिया और यहाँ पे t रख दिया। अच्छा, मास अपॉन टाइम ना इसने डायरेक्ट दिया हुआ है, इसने मुझे क्या दिया हुआ है, मास अपॉन टाइम दिया हुआ है। तो असल में मास अपॉन टाइम खुद कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने, वो कह रहा है कि 40 kg पर सेकेंड। तो मास अपॉन टाइम मुझे डायरेक्टली गिवन है, तो हो जाएगा 96 इंटू 9.81 इंटू 40v। तो v का आंसर हो जाएगा 96 इंटू 9.81 अपॉन 40। आंसर चेक करिएगा इसका कितना आ रहा है। ट्वेंटी 23.54, सो 24 आ जाएगा। ट्वेंटी फोर आ जाएगा इसका आंसर। देखिए बेटा, क्लियर है आप लोगों को, या अगर कोई सवाल है तो पूछें, इसमें रिपीट करना है क्या है, कोई मसला है तो पूछें। हाँ भाई, सबको क्लियर है बेटा, आप लोगों को सबको? अच्छा, थोड़े से ना मैं सवालात, अच्छा ये भी किया जा सकता है, आसान है सवाल ये, मगर ये भी अक्सर 2-3 दफा मुझसे बच्चों ने इसमें पूछा है इस सवाल के बारे में।
A child on the sledge slides down a hill with an acceleration of a. The hill makes an angle of theta with the horizontal. The total mass of the child and the sledge is going to be m. और acceleration due to what is the frictional force. तो frictional force हमें निकालनी है. तो हमें ये पता है कि इस बच्चे का जो वेट है ना बेटा, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, और उस mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं mg cos थीटा. अगर आप मेरे इंक्लाइन प्लेन वाले लेक्चर को निकाल के सुने दोबारा से, ये अपनी कॉपी में देखें, तो मैंने ये बताया था कि mg cos थीटा को नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैंसिल कर देती है, और एक फोर्स जो नीचे की तरफ वाकई में एक्ट कर रही होती है वो होती है mg sin थीटा. तो इसका मतलब है कि इस बच्चे के ऊपर सिर्फ mg sin थीटा की फोर्स लग रही है जो उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है. हमने रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, और F का मतलब क्या है, ये इस वाले F का मतलब क्या है, फ्रिक्शन. तो हमने क्या करा, हमने करा फॉरवर्ड फोर्स यानी कि mg sin थीटा माइनस कैपिटल F यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma कर दिया. ma मास इनटू एक्सीलरेशन, तो रिजल्टेंट फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स बराबर आ रही है F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ma. तो हमें ढूंढना ही यही है. तो अगर मास कॉमन ले लें तो और अच्छा हो जाएगा. मास कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, g sin थीटा माइनस a. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. एटलीस्ट स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें आप इसका, क्वेश्चन का सोल्यूशन का ना, ताकि आपको कहीं बाद में रेफर करने में आसानी हो. चलिए बेटा, आप लोग कॉल रिज्वाइन करें जरा.